हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेकर के यहाँ आए हैं, जो कि प्लासी का युद्ध है। यह युद्ध जो है दोस्तों, पूरे आधुनिक भारत के इतिहास का या यूँ कहें पूरे भारत के भविष्य का ये काया पलटने वाला युद्ध माना जाता है। और ब्रिटिश शक्ति का यहीं से उदय हुआ था, प्लासी के युद्ध से जो 1757 में लड़ा गया था। और इसमें मुख्य रूप से किनकी भूमिका रही थी और क्या क्या इसमें घटना घटी और क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में बिल्कुल मैप के माध्यम से समझना है। और बिल्कुल अंत तक बने रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने वाले हैं। चाहे वो बंगाल का नवाब हो, चाहे ये अन्य अंग्रेज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं डिस्कशन में। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे प्लासी के युद्ध में, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें अंग्रेज के तरफ से जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ये थे लॉर्ड क्लाइव। इनका मुख्य इसमें नेतृत्व था अंग्रेज़ों की तरफ से। और बंगाल की तरफ से ये हैं सिराजुद्दौला। कौन है? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और इनका रोल प्लासी के युद्ध में मुख्य रूप से रहा था। तो इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इसमें एक कठपुतली का काम किया था, जो कि विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ, वो है मीर जाफ़र। इसकी भी कहानी हम लोग समझेंगे। मीर जाफ़र मुख्य सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का। तो कैसे मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है, कैसे ब्रिटिश शक्ति का उदय होता है और बंगाल में नींव पड़ती है ब्रिटिश शक्ति का, और सिराजुद्दौला कैसे ख़त्म होता है, इसकी पूरी कहानी हम लोग अभी समझेंगे। तो आइए डिस्कशंस में हम लोग चलते हैं, डिटेल से देखते हैं हमारे बीच क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि इस युद्ध में हम लोगों को समझना है दो धुरी को। एक तो है ब्रिटिश शक्ति का उदय। तो ब्रिटिश शक्ति का उदय इस युद्ध में हुआ था कैसे, और इसमें जो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बने थे उसे भी हम लोगों को समझना है। तो ब्रिटिश शक्ति के उदय का मुख्य दो घटना है। सबसे पहली घटना यहाँ पे है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वेस्ट बंगाल में, जो कि एक वेस्ट बंगाल में जगह है प्लासी, इसे भी हम लोग समझेंगे, 23 जून 1757 को। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था बिहार के बक्सर में, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो ये दोनों युद्ध जो है ब्रिटिश शक्ति के उदय का मुख्य कारण बना था। इससे प्लासी के युद्ध से ये जो है बंगाल में अपना उदय हुआ था ब्रिटिश शक्ति का, और बक्सर के युद्ध से पूरे भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ था। इसे हम लोग समझेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में क्या क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था भागीरथी नदी के किनारे, जो कि नदिया जिला में है। भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिला में एक जगह है प्लासी। और इस युद्ध से बंगाल में प्रभुता स्थापित हो गया था किसका? अंग्रेज़ों का। और यह जो प्लासी का युद्ध है, इसे एक युद्ध नहीं, कूटनीतिक विजय माना जाता है अंग्रेज़ों का। ये कूटनीतिक विजय क्यों है, इसे भी समझेंगे। भागीरथी नदी कहाँ है, इसे भी समझेंगे। और बंगाल में जो बिहार में जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को, यह लड़ा गया था कर्मनशा नदी और गंगा नदी के किनारे, मुख्य रूप से कर्मनशा नदी के किनारे। बक्सर जिला में यह युद्ध लड़ा गया था कर्मनशा नदी के किनारे। और अखिल भारतीय शक्ति का यहाँ पे उदय हो गया था किसका? ब्रिटिश का। और इस युद्ध को, बक्सर के युद्ध को, ब्रिटिश का सैनिक विजय माना जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या क्या? कि बंगाल में जो युद्ध लड़ा गया प्लासी का, इस युद्ध को बोला जाता है ब्रिटिश शक्ति का कूटनीतिक विजय। और बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था बिहार में, उसे बोला जाता है ब्रिटिश शक्ति का सैनिक विजय। इन दोनों को याद रखेंगे और इनके डिटेल को भी हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो आज इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्लासी के युद्ध के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो चलते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था। ये ब्रिटिश शक्ति के प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी बंगाल में, और ये मीर जाफ़र का बंगाल के नवाब बनने की कहानी है प्लासी का युद्ध, जो मीर जाफ़र सेनापति रहता है सिराजुद्दौला का। वहीं बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था कि अखिल भारतीय ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का नवाब बनना और फिर मीर जाफ़र का नवाब बनना,
इन दोनों की कहानी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, मीर कासिम और मीर जाफ़र को। पलासी में मीर जाफ़र का नवाब बनना और बक्सर में मीर कासिम फिर मीर जाफ़र का नवाब बनना, इसकी कहानी इसमें हमें देखनी है। लेकिन आज हम लोग पलासी के युद्ध को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बंगाल के नवाब का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन शॉर्ट बहुत संक्षिप्त में हम बंगाल के नवाब को भी देखेंगे। यहाँ पे पहले देख लेते हैं बंगाल के नवाब से पहले कि किन क्षेत्रों की हम लोग बात कर रहे हैं जो बंगाल का नवाब यहाँ पे हुआ करते थे। तो बंगाल का नवाब यह जो हुआ करते थे 1717 से लेकर 1756 की बात है। और यह इंडिया के क्षेत्र में देखेंगे तो ये शेडेड रीजन है, ये बंगाल की जो बंगाल का जो नवाबों का क्षेत्र था मुख्य रूप से ये क्षेत्र है बंगाल का, जिसमें कई नवाब यहाँ पे भाग लिए थे, मतलब अपना सत्ता स्थापित किए थे। मुख्य रूप से व्यक्ति के रूप से देखेंगे तो 10 नवाब बने थे और क्रम में संख्या के हिसाब से देखेंगे तो कुल 11 बंगाल के नवाब बने थे। इसी के बारे में इन शॉर्ट हम लोग को पहले देख लेना है। आगे बढ़ते हैं क्या क्या कौन कौन नवाब बने थे इन क्षेत्रों के लिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन शॉर्ट में यहाँ पे देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बंगाल के नवाब देखिए सबसे पहले बने थे मुर्शिद कुली खां, क्योंकि इसे आप क्रम में नहीं समझे रहेंगे तो ये प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे समझना जरूरी है। तो मुर्शिद कुली खां सबसे पहला बंगाल का नवाब बना था और बंगाल को स्थापित किया था। कब था इसका कार्यकाल? 1717 से लेकर 27 तक। इस कार्यकाल को आप पॉज करके भी देखते जाएंगे, सिर्फ नाम को यहाँ पे समझ लें। मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ पे आ जाता है शुजाउद्दीन। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहते। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहते। यहाँ पे मुख्य व्यक्ति आ जाते हैं अली वर्दी खां। यहीं से कहानी शुरू होती है बंगाल के नवाब का संघर्ष और बंगाल के नवाबों का आपस में वो क्या कहते हैं युद्ध की कहानी। तो अली वर्दी खां ये नवाब बनते हैं 1740 से लेकर 56 के बीच में। और यही अलीवर्दी खां जो कि बिहार में 1734 से 40 तक बिहार का शासक रहा था, इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अलीवर्दी खां मुख्य इसमें भूमिका में आएंगे। और इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला। कैसे बनता है इसकी कहानी हम लोग समझेंगे, मुख्य भूमिका में ये आएंगे प्लासी के युद्ध में। उसके बाद मीर जाफ़र, ये भी मुख्य भूमिका में आएंगे क्योंकि ये मीर जाफ़र ही तो बनता है प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे बंगाल का नवाब। और मीर जाफ़र के बाद क्या है, इनका एक दामाद है मीर कासिम। ये मीर कासिम बक्सर के युद्ध में बन जाता है और मीर कासिम को हटा करके फिर बक्सर के युद्ध में अंततः मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। तो मीर जाफ़र तक की कहानी हम लोग, मीर जाफ़र यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार बंगाल का नवाब बनता है। एकमात्र व्यक्ति जो मीर जाफ़र है बंगाल का 2 बार नवाब बनता है। उसके बाद यहाँ पे नजमुद्दौला आ जाते हैं, जो कि बक्सर के युद्ध के समय नजमुद्दौला ही थे जिनका ये संधि के समय, इलाहाबाद की संधि के समय इस पे साइन लिया गया था, जो कि बक्सर के युद्ध में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद सैफुद्दौला बन जाते हैं और अंतिम बंगाल का जो नवाब है वो मुबारक उद्दौला बन जाते हैं। तो इन नवाबों की कहानी में हम लोग इन शॉर्ट में देखेंगे कि मुख्य भूमिका किनकी किनकी क्या कार्यविधि रही थी। कुछ शॉर्ट में इनके कार्यों को देख लेंगे, जैसे कि मुर्शिद कुली खां के कार्यों को, अली वर्दी खां के कार्यों को, और फिर सिराजुद्दौला से लेकर मीर जाफ़र की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलते हैं आगे, हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के नवाब बने कैसे, इन चीज़ों को हम लोगों को समझना है। तो दोस्तों हम लोग अब तक एक बैकग्राउंड यहाँ पे बना लिए हैं कि किस ओर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो बंगाल के नवाब के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं, बंगाल का नवाब बना कैसे, बंगाल में लोग अलग से नवाब कैसे बन गए, जबकि उस समय यहाँ पे मुग़ल का शासन हुआ करता था पूरे भारत में। तो कहानी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे उस समय मुग़ल का बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था और मुग़ल जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो उस समय 1700 की बात है, 1700 के आसपास जो है वो औरंगज़ेब यहाँ पे शासन कर रहे थे। और औरंगज़ेब शासन जो कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था, उससे पहले से ही हालांकि विभिन्न बड़े बड़े क्षेत्रों में मुग़ल के तरफ से क्या हुआ करता था कि अपना एक दीवान नियुक्त किया जाता था अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बंगाल में, जैसे फिर मध्य प्रांत में या अन्य क्षेत्रों में ये अपना एक दीवान नियुक्त करते थे जो कि राजस्व वसूली किया करते थे। तो इसी क्रम में जो विभिन्न क्षेत्रों में दीवान नियुक्त करते थे, इसी क्रम में यहाँ पे बंगाल में भी एक दीवान नियुक्त करते हैं और यह अंतिम दीवान होता है बंगाल में मुग़ल के तरफ से। उस दीवान का नाम है मुर्शिद कुली खां।
ये मुर्शिद कुली खां को अंतिम रूप से बंगाल में यह दीवान नियुक्त किया गया था मुगल के तरफ से। और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है तो यह स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है यहाँ पे कौन, मुर्शिद कुली खां। क्यों स्वतंत्रता की घोषणा का मतलब ये हो गया कि औरंगजेब एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे जो मुगल शासक बने वो काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे। तो स्वतंत्रता की घोषणा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये मुगल को कर अब नहीं देंगे। कौन, मुर्शिद कुली खां, मतलब बंगाल की तरफ से जो भी आमदनी होगी तो कोई टैक्स नहीं देंगे। तब यहाँ पे मुर्शिद कुली खां अपना शासन करना शुरू किया और अंततः यहाँ पे देखा फारुखसियर जो है, फारुखसियर ने क्या किया, जिसका कार्यकाल 1713 से 19 तक था मुगल में। तो फारुखसियर ने बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया, किसे, मुर्शिद कुली खां को। ये मान्यता दे दिया 1707 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी से बंगाल के नवाब की कहानी शुरू होती है और 1757 तक चलता है, प्लासी युद्ध से पहले तक। तो मुर्शिद कुली खां का जो यहाँ पे कार्यकाल है 1717 से लेकर के 27 तक का ये कार्यकाल है। अब इसमें मुख्य बात, मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था, एक इजारा पद्धति शुरू किया था। इजारा पद्धति का मतलब है ठेका, मतलब ठेकेदारी दिया करते थे जमीन का कुछ व्यक्ति को, जिसमें कि भू राजस्व का यहाँ पे पैसा मिलता था, किसको, मुर्शिद कुली खां को, मतलब बंगाल को इजारा पद्धति के द्वारा। तो मुर्शिद कुली खां ने इजारा पद्धति शुरू किया था। और यह मुर्शिद कुली खां क्या किया, अपनी राजधानी जो ढाका में हुआ करती थी पहले मुगल के समय, उससे ढाका से यहाँ बदल करके क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ढाका से राजधानी कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद, जो कि मुक्सदाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, मुक्सदाबाद। तो ये मुर्शिदाबाद राजधानी हो गई ढाका से बदल करके, किसकी, मुर्शिद कुली खां की। और आगे फिर हम लोग एक नवाब के बारे में यहाँ पे देख लें जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर इसकी कहानी शुरू होगी प्लासी के तरफ अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट। आगे जाकर के अलीवर्दी खां नवाब बनते हैं। कब, 1740 से लेकर के 1756 में ये नवाब रहते हैं। ये वही अलीवर्दी खां जो बिहार में 1734 से लेकर के 1740 के बीच में शासक रहे थे बिहार में। तो ये अलीवर्दी खां 2 करोड़ रुपये में क्या करता है, बंगाल का नवाब बन जाता है खरीद करके। तो ये 2 करोड़ में किससे खरीदता है, मोहम्मद शाह रंगीला से, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से अलीवर्दी खां 2 करोड़ रुपये में बंगाल को खरीद लेता है और बंगाल का नवाब बन जाता है, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल 1719 से लेकर 48 तक का था। तो अलीवर्दी खां से ये शुरू हो जाती है प्लासी की तरफ की कहानी और अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट। तो अलीवर्दी खां को कुछ इनका कार्य रहा था जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को बोला था मधुमक्खी का छत्ता। क्या बोला था अंग्रेज़ों को, मधुमक्खी का छत्ता। किसने बोला था, अलीवर्दी खां ने। बिहार का ये शासक रहे थे, जैसा कि हमने बता दिया 1734 से 40 तक बिहार का ये शासक भी रहे थे। और इसके समय में ही, अलीवर्दी खां के समय में ही मराठा का लगभग 5 बार आक्रमण हुआ था और ये त्रस्त रहते थे मराठाओं से। और मराठा का उस समय नेतृत्व किया करते थे रघु भोसले। रघु भोसले के नेतृत्व में बंगाल पे 5 बार जो है आक्रमण किया था। उस समय यहाँ पे नवाब कौन थे, अलीवर्दी खां। और इस आक्रमण के कारण तंग आकर के एक समझौता कर लेता है मराठा से अलीवर्दी खां और अंततः जो है मराठा के पास उड़ीसा चला जाता है। उड़ीसा मराठा के अधीन। यही उड़ीसा जो है, यहीं पे एक कटक है, यहीं से कटक से लेकर अटक तक मराठा का घोड़ा पानी पीता था। जो अटक जो है वो हम लोग देखे थे मराठा युद्ध में, वो पाकिस्तान में है और अटक पाकिस्तान में और कटक उड़ीसा में। तो कटक से अटक तक किसका घोड़ा पानी पीता था, मराठा का। तो मराठा के पास उड़ीसा कैसे गया, इस मराठा के आक्रमण से अलीवर्दी खां के नेतृत्व में। लेकिन अंततः यहाँ पे क्या हो जाता है, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में। ये 1756 ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां का कोई यहाँ पे पुत्र नहीं होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लें। यहाँ पे 12 लाख रुपया प्रतिवर्ष जुर्माना भी लगा था, चौथ के रूप में दिया करते थे कौन, अलीवर्दी खां। ये जो चौथ है मराठाओं का अपने पड़ोसी राज्यों के संरक्षण को लेकर के चौथ की वसूली करते थे। इसमें 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित हुआ था देना। किसको, मराठाओं को। कौन दिया करते थे, अलीवर्दी खां। तो अंततः जब मृत्यु हो जाती है 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की, तो इसके तो पुत्र थे नहीं, इनकी मात्र 3 बेटियां थी। अब इनके बीच क्या होता है कि संघर्ष शुरू हो जाता है
बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठने का। एक्चुअली अलीवर्दी खां अपने एक पुत्र थे इनके इनके पुत्र पुत्र नहीं, अपनी एक बेटी थी अमीना बेगम। अमीना बेगम का बेटा है सिराजुद्दौला। इसको बहुत मानते थे और अपने जीवन काल में ही ये घोषित कर दिए थे, उत्तराधिकार घोषित कर दिए थे सिराजुद्दौला को कि हम मेरी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला यहाँ पे बनेगा शासक। तो इसको लेकर के इन तीनों बेटियों में, तीन बेटी कौन कौन है, एक घसीटी बेगम, मैमुना बेगम और अमीना बेगम, इन तीनों बेटियों में ये संघर्ष छिड़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है, तो संघर्ष छिड़ने के कारण क्या करता है, यहाँ पे घसीटी बेगम को दे दिया जाता है ढाका का क्षेत्र और मैमुना बेगम को दे दिया जाता है पूर्णिया का क्षेत्र और अमीना बेगम को दे दिया जाता है पटना का क्षेत्र। लेकिन सिराजुद्दौला का चूँकि उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, तो सिराजुद्दौला भी इसमें काफ़ी अग्रेसिव होकर के इस युद्ध में भाग लिया था। और फिर एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध 1756 में। क्या होता है, मनिहारी का युद्ध 1756 में। एक्चुअली 1756 में जो मनिहारी का युद्ध होता है, उस युद्ध से पहले घसीटी बेगम और मैमुना बेगम, ये दोनों क्या होता है, जो घसीटी बेगम ढाका वाली है और मैमुना बेगम जो है पूर्णिया वाली है, ये दोनों चला जाता है अंग्रेज के संरक्षण में। यहीं से अंग्रेज का रोल शुरू हो जाता है और यही काया पलट देता है पूरे भारतीय इतिहास का। तो अंग्रेजों के शरण में घसीटी बेगम और मैमुना बेगम जाती है, जो कि घसीटी बेगम ढाका में रहती है और मैमुना बेगम पूर्णिया में। तो घसीटी बेगम का भी कोई पुत्र या संतान नहीं था, लेकिन मैमुना बेगम का शौकत जंग एक संतान था, पुत्र था। तो यहाँ पे युद्ध छिड़ जाता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी के युद्ध में क्या होता है, ये घसीटी बेगम और ये मैमुना बेगम मारी जाती है और अंततः यहाँ पे सिराजुद्दौला शासक बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। यह बंगाल का नवाब मनिहारी के युद्ध के बाद ही बनता है, जो 1756 में हुआ था। और ये मनिहारी कटिहार जिला में पड़ता है, बिहार के कटिहार जिला में। तो यहाँ से सिराजुद्दौला की कहानी शुरू होती है और फिर मीर जाफ़र इसमें रोल में आते हैं। अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट हमने यहाँ पे देख ही लिया कि कैसे घसीटी बेगम, मैमुना बेगम अंग्रेज़ों के शरण में जाती है। आगे चलते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं कुछ मुख्य तथ्य के साथ। यहाँ पे देखिए, जो घसीटी बेगम, यहाँ पे क्षेत्र देख लीजिए, जो कि क्षेत्र को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से पटना वाला क्षेत्र, ये पटना, बिहार का पटना वाला क्षेत्र है। पटना के क्षेत्र में अमीना बेगम है। और यहाँ पे बिहार में पूर्णिया वाला क्षेत्र है, ये पूर्णिया के क्षेत्र में, यहाँ पे पूर्णिया के क्षेत्र में मैमुना बेगम थी। और ये ढाका जो है बंगाल के क्षेत्र में, यहाँ ढाका में घसीटी बेगम थी। और यहाँ पे अमीना बेगम जो है, इसका पुत्र सिराजुद्दौला बन जाता है बंगाल का नवाब मनिहारी के युद्ध में 1756 में। तो सिराजुद्दौला की कहानी अब शुरू होती है। यहाँ पे देखिए, जब सिराजुद्दौला बन जाता है तो फिर अंग्रेजों से मतभेद शुरू हो गया था। तो इस बीच में एक छोटी सी कड़ी जुड़ती है। एक्चुअली क्या है कि वेस्ट बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के क्षेत्र में अंग्रेज रहा करते थे, जहाँ पे फोर्ट विलियम किला बनाया था। फोर्ट विलियम किला में अंग्रेज रहा करते थे। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, जो हुगली जिला में पड़ता है, चंद्रनगर। और ये चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कोठी हुआ करती थी। और ये फ्रांसीसी जो है और कोलकाता में जो अंग्रेज है, ये दोनों क्या किए थे, किला की बंदी कर रहे थे। क्यों अपने अपने किला की बंदी क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और इसके अंग्रेज़ों के बीच, ब्रिटेन के बीच एक युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध। उसको लेकर के यहाँ पे भी तनाव बन रहा था, बंगाल में भी। तो इसको लेकर के क्या किया, ये दोनों अपने अपने किला की किलाबंदी करना शुरू कर दी। लेकिन ये किलाबंदी करने के लिए बंगाल के नवाब से परमिशन नहीं लिया। तो जब यहाँ पे सिराजुद्दौला को पता चला, तो सिराजुद्दौला ने मना किया। तो फोर्ट विलियम वाले ने नहीं माना, फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन फोर्ट विलियम वाले अंग्रेज लोग जो है अपने किला की बंदी करते ही रहे, नज़रअंदाज कर दिए बंगाल के नवाब के आदेश का। तो यहाँ से फिर बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और इसके कारण यहाँ पे क्या किया जाता है, सिराजुद्दौला की तरफ से 20 जून 1756 को हमला कर दिया जाता है। कौन, सिराजुद्दौला के द्वारा हमला किया जाता है 20 जून 1756 को। कहाँ पे, अंग्रेज़ों के किला फोर्ट विलियम पे हमला कर देता है। अब फोर्ट विलियम पे हमला करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक घटना होती है। फोर्ट विलियम पे हमला का मतलब होता है एक घटना, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या है, इस समय जब फोर्ट विलियम पे हमला किया सिराजुद्दौला ने, तो यहाँ पे कई अधिकारी हुआ करते, जैसे कि वाटसन और ड्रैक।
ड्रैक वहाँ पे अंग्रेज़ों का गवर्नर था और वाटसन भी अधिकारी थे। और ये वाटसन ड्रैक क्या किया, ये भाग के चला गया फुल्टा द्वीप पे। कहाँ भाग के चला गया? फुल्टा द्वीप पे। कब? जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे हमला किया तो फुल्टा द्वीप पे भागे। ये फुल्टा द्वीप हुगली नदी के अंदर है, फुल्टा द्वीप। तो ड्रैक और वाटसन तो भाग गया, लेकिन हॉलवेल यहाँ पे रुका रहा। कौन? हॉलवेल। तो ये हॉलवेल अधिकारी जो रुका रहा, तो इसी के साथ और भी अधिकारी रुके थे जो ब्लैक होल की घटना में ये बच गए थे। तो ब्लैक होल की घटना क्या है एक्चुअली में? ब्लैक होल की घटना है, एक छोटा सा कमरा था। वो छोटा सा कमरा 18/14 का, 18/14 के कमरे में लगभग 146 व्यक्ति को, अंग्रेज़ों को बंद करके सिराजुद्दौला ने एकदम बुरी तरह से इन लोगों को मारा और पीटा। और लगभग इसमें सभी व्यक्ति मारे गए थे। कुल 23 व्यक्ति कहा जाता है बच करके निकले थे, जिसमें कि हॉलवेल भी लास्ट में बच करके निकल गया था। तो 18/14 के रूम में 146 व्यक्ति को जो मारा गया, वही ब्लैक होल की घटना जानी जाती है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से सिराजुद्दौला फॉर्म में थे और दर्दनाक तरीके से इसे मारा था हॉलवेल, लेकिन बच करके निकल गए थे। उन 23 व्यक्तियों में से हॉलवेल भी बच गया था, जो कि ये भी भाग करके फुल्टा द्वीप पे चला जाता है। अब फुल्टा द्वीप पे जो चला जाता है तो यहाँ पे कलकत्ता पूरा खाली हो जाता है और सिराजुद्दौला मानिकचंद को अपना यहाँ पे अधिकारी बना करके नियुक्त कर देता है, मानिकचंद को कलकत्ता का। तो मानिकचंद के अधीन कलकत्ता चला जाता है। लेकिन अब घटना बढ़ेगी। अब इसमें क्या होता है, मद्रास में अंग्रेज़ की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मद्रास में सेनापति उस टाइम थे लॉर्ड क्लाइव, जो कि मुख्य रोल में अब आएंगे। लॉर्ड क्लाइव को यह ब्लैक होल की जब घटना की पता चलता है तो फुल्टा द्वीप पे ये पहुंच जाते हैं, मानिकचंद को अपने पक्ष में कर लेते हैं। फुल्टा द्वीप पे पहुंचते हैं, फिर मानिकचंद को अपने पक्ष में, मतलब कलकत्ता को अपने पक्ष में। और ये क्लाइव जो है 9 फरवरी 1757 को क्लाइव अलीनगर की संधि कर लेता है। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला यहाँ पे नहीं कर सकता था, लेकिन उस परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने, सिराजुद्दौला भी क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि कर लेता है। कब? 9 फरवरी 1757 को। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1757 को। अब इस किलेबंदी, इसमें अलीनगर की संधि में क्या हुआ, अंग्रेज़ों को किलाबंदी का अधिकार मिल गया। उसके बाद सिक्का बनाने का भी अधिकार मिल गया और अंग्रेज़ों को हर्जाना भी दिया था सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला यहाँ नहीं भी दे सकते थे, लेकिन इनकी स्थिति को देखते हुए इनकी मजबूरी थी कि चलो, क्योंकि मानिकचंद के बारे में पता चल गया था कि अंग्रेज़ों को मिल गया है, तो इसलिए इस संधि को मान लिए और तमाम किलाबंदी का अधिकार, सिक्का बनाने का अधिकार भी ये दे दिया और कुछ हर्जाना भी अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने दिया। लेकिन फिर क्या होती है, इस अलीनगर की संधि के बाद फिर यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव अपना कूटनीतिक चाल चलता है। अब यहाँ पे इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखिए क्या है। सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के कई सहयोगी हुआ करते थे, क्योंकि इनकी बड़ी सेना हुआ करती थी। तो इनके सहयोगी जो है यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है। सहयोगी में थे मीर जाफर, जो कि प्रधान सेनापति थे, मानिकचंद जो कलकत्ता के प्रभारी थे, दुर्लभ राय कलकत्ता के बैंकर, जो कि बैंकर अमीन चंद, और जगत सेठ। ये कई व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाते हैं। किसके पक्ष में? अंग्रेज़ों के पक्ष में। और मात्र मीर मदन और मोहन सिंह, यही दो व्यक्ति जो है ईमानदारी से सिराजुद्दौला के पक्ष में रहते हैं। इनको पक्ष में क्लाइव अपने पक्ष में नहीं कर पाता है। और यहाँ पे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये मीर जाफ़र जो है बंगाल नवाब बनने के चक्कर में अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाते हैं और ये सिराजुद्दौला से विश्वासघात कर लेते हैं। तो फिर क्लाइव क्या करता है, क्लाइव और ड्रैक जो कि फुल्टा द्वीप पे था, तो क्लाइव और ड्रैक दोनों मिल करके क्या करता है, ये चंद्रनगर के किला को जीत लेता है। ये चंद्रनगर का किला फ्रांस का किला था, जो कि सिराजुद्दौला के पसंदीदा हुआ करते थे फ्रांस। तो चंद्रनगर के किला पे जब हमला किया इन सबों को मिला करके क्लाइव अपने पक्ष में, तो चंद्रनगर किला जब जीत जाता है 13 जून 1757 को, तो सिराजुद्दौला काफ़ी नाखुश होता है और इसके बाद ये अपने अग्रेशन में फिर एक युद्ध छेड़ देता है, जो कि प्लासी का युद्ध हो जाता है लगभग 10 दिन बाद ही, 13 जून 1757 को, जिसके बारे में हम लोगों को समझना है। यहाँ पे देख लीजिए कि मैप, यहाँ पे आपके पास छोटा सा मैप है, ये बंगाल का मैप है, जो कि यहाँ पे ये सिक्किम वाला एरिया है, इधर ये बंगाल है पूरा, ये शेडेड वाला रीजन, ये सब ये बंगाल है पूरा, और इधर आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिख ही रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह है, उसको देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। एक्चुअली क्या था कि गंगा नदी जब आई थी
बिहार से झारखंड से होते हुए इसमें वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे एक जगह पड़ता है मुर्शिदाबाद। क्या पड़ता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से दो धारा में बट जाती है गंगा नदी। एक चली जाती है पश्चिम उधर बांग्लादेश में, जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, और यहाँ से एक धारा बन जाती है। वो बनती है कौन सी नदी? वो बनती है यहाँ पे भागीरथी नदी। कौन बनती है? भागीरथी नदी। यही भागीरथी नदी बाद में जा कर के हुगली नदी के रूप में बन जाता है। तो भागीरथी नदी के किनारे जो है यहाँ पे एक जगह है पूरब में, भागीरथी नदी के पूरब में एक जगह है, यह है पलासी। पलासी गांव है मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, और भागीरथी के पूरब में पलासी एक गांव है। यहीं पे यह युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पे जो है हुगली इस जगह है, हुगली जिला में पलासी पड़ता है। किसमें? हुगली जिला में। और यहाँ पे कलकत्ता में जहाँ पे फोर्ट विलियम का किला हुआ करता था अंग्रेज़ों का, और यहाँ पे चंद्र नगर की जो कोठी हुआ करती थी फ्रांसीसियों की, इन्हीं के बीच ये हमेशा यहाँ पे संघर्ष होता रहता था। जो कि अभी चंद्र नगर किला कौन जीत गया? ये जीत गया था अभी अंग्रेज़ों ने। इसी के कारण यह युद्ध और मतभेद बढ़ता गया और पलासी का युद्ध यहाँ पे हुआ था। तो इन स्थानों को देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से समझने में बहुत ही मदद करेगा कि मुर्शिदाबाद से दक्षिण में है कौन? पलासी का जगह, और यहाँ पे चंद्रनगर, यहाँ पे कोलकाता। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए कैसे है नदी का ये मैप। ये देखिए गंगा नदी आ रही है, और यहाँ मुर्शिदाबाद से फिर इधर पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है गंगा नदी। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ देख लेते हैं। अब ये मुर्शिदाबाद से लेकर के ये जो एरिया है, मुर्शिदाबाद से लेकर के यहाँ तक नवद्वीप तक, मुर्शिदाबाद से लेकर के नवद्वीप तक का जो नदी है, धारा है गंगा का, वो गंगा की धारा को ही भागीरथी नदी कहा जाता है। और इसी के पूरब में यहाँ पे पलासी एक जगह है, इधर पूरब साइड यहाँ पे पलासी गांव, यहीं पे यह युद्ध नदिया जिला में पलासी गांव, पलासी जो है, सॉरी उसमें पीछे हमने बोल दिया था हुगली जिला में नहीं, नदिया जिला में। पलासी कहाँ है? नदिया जिला में। तो भागीरथी नदी के पूरब में नदिया जिला में पलासी गांव है, वहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। ये नवद्वीप क्या है? नवद्वीप में एक्चुअली एक नदी आती है जलांगी नदी, जो कि भागीरथी से मिल जाती है नवद्वीप पे, और नवद्वीप के बाद ये भागीरथी बन जाती है हुगली नदी। तो ये हुगली नदी, इसी के किनारे कोलकाता भी स्थित है। तो हुगली नदी कैसे बनती है? भागीरथी से जब जलांगी नदी मिल जाती है कहाँ पे? नवद्वीप पे, तो ये बन जाता है क्या? हुगली नदी। तो इसको भी आप लोग समझ के रखेंगे ताकि आपको इस युद्ध को समझने में या इसके क्षेत्र को समझने में आसानी रहेगी। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्या कहाँ पे है, कैसे कैसे कैंप था, कहाँ पे क्लाइव थे, कहाँ पे सिराजुद्दौला। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ये गंगा नदी आ रही है, इधर मुर्शिदाबाद के बाद गंगा नदी चली गई, वो पद्मा बन गई बांग्लादेश में, और ये भागीरथी नदी यहाँ पे इस हिसाब से ये देख लीजिए भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी के इधर किनारे में पूरब की तरफ में यहाँ पे कैंप हुआ करता था सिराजुद्दौला का, और इधर कैंप हुआ करता था थोड़ा सा नीचे में, यहाँ पे ब्रिटिश का कैंप, जो कि क्लाइव का कैंप। इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष होता था। अब संघर्ष क्यों हुआ बंगाल के लिए? क्योंकि बंगाल एक बहुत समृद्ध क्षेत्र था, और इसके लिए ब्रिटिश भी काफ़ी उत्सुक थे, मौके की तलाश में थे, उनको मौका मिल गया था। तो ये इस पे अधिकार करना चाहते थे ताकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन कमाया जा सके। और यहीं पे है पलासी, ये पलासी गांव, जो कि यहीं पे युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का कैंप है, यहाँ पे ब्रिटिश का कैंप है, और यहाँ पे पलासी है। और पलासी गांव में 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था भागीरथी नदी के किनारे, जो कि नदिया जिला में है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए 23 जून 1757 की बात है, पलासी का युद्ध हुआ था। जैसा कि हमने देखा, सिराजुद्दौला, मीर मदन, मीर मोहन, यही तीनों मुख्य रूप से एक पक्ष में थे। हालांकि इसी के पक्ष में ये मीर जाफर वगैरह थे, लेकिन कूटनीति से क्लाइव ने इसे अपने पक्ष में मिला लिया था। किसको? ये मीर जाफर को, मीर बख्शी को, राय दुर्लभ को, और कलकत्ता के बहुत सारे बैंकर्स को। ये सब जब मिल जाता है तो इस युद्ध में क्या होता है? क्लाइव की विजय हो जाती है। क्लाइव इसमें मुख्य रूप से जीत जाता है, कूटनीति से जीतता है, इसलिए इसे कूटनीतिक विजय कहा जाता है। और इसमें मीर मोहन और मीर मदन की जब मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला भाग जाता है युद्ध छोड़ करके, और मुर्शिदाबाद में भाग करके रुक जाता है। यही मुर्शिदाबाद में क्या करता है, पहले से प्लानिंग थी, तो मीर जाफर का पुत्र जो है मीरन, ये मीरन सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, और सिराजुद्दौला की कहानी खत्म हो जाती है। और इसके बाद मीर जाफर यहाँ पे
अंग्रेज़ों का पसंदीदा जो है वो नवाब बन जाता है। क्या होता है 13 जून 1757 का जो कहानी ख़त्म हुआ, 13 जून 1757 में, ये 7 दिनों बाद जो है 30 जून 1757 को मीर जाफ़र बन जाता है क्या, बंगाल का नवाब। कब बन जाता है? 30 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। प्लासी के युद्ध का अन्य परिणाम भी देख लेते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ था, खुश होकर के मीर जाफ़र ने क्लाइव को 24 परगना जो क्षेत्र हुआ करता था बंगाल में, उसकी दीवानी जमींदारी दे दी। 50 लाख रुपये सेना को पुरस्कार भी इसने दिया था मीर जाफ़र ने, और लगभग 3 करोड़ रुपये का रिश्वत नजराना जो दिया गया था वो क्लाइव को दिया था। कौन? मीर जाफ़र ने। और क्लाइव जो है, क्लाइव द्वारा मीर जाफ़र का लगातार इस आर्थिक शोषण किया जाता था। तो क्लाइव जो है लगातार आर्थिक शोषण जो करते रहते थे मीर जाफ़र का, जिसके कारण मीर जाफ़र जो है आर्थिक शोषण से काफ़ी परेशान हो गया था और बाद में यह बगावत भी कर लेता है मीर जाफ़र, जिसकी कहानी आगे हम लोग देखेंगे। और इस युद्ध को, जो प्लासी का युद्ध था, क्लाइव ने क्रांति की संज्ञा दी थी। प्लासी के युद्ध को क्लाइव ने क्या कहा था? क्रांति कहा था। क्रांति की संज्ञा दिया था किसने? क्लाइव ने। किसको? प्लासी के युद्ध को। और इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि अंग्रेज जो है इस धन का काफ़ी जगह पे उपयोग किया। पहला तो ये व्यापार पे एकाधिकार स्थापित कर लिया और यहीं से धन का निष्कासन शुरू हो जाता है, जिस धन के निष्कासन के सिद्धांत को बाद में दादा भाई नौरोजी ने डिफाइन किया था, बताया था। तो धन का निष्कासन कहाँ से शुरू होता है? प्लासी के युद्ध से। और यहीं से बंगाल में अंग्रेज़ों का नींव पड़ जाता है, भारत में ब्रिटिश का नींव प्लासी के युद्ध से पड़ता है। और इसी प्लासी के युद्ध के विजय के बाद बंगाल के पैसे से ही कर्नाटक में जब तृतीय युद्ध चलता रहता है, तो उस युद्ध में ये अपने पैसे को प्रयोग में लाता है और इस धन के प्रयोग से फ्रांसीसी को मुख्य रूप से यहाँ पे हरा करके भगा दिया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, जिसे हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कर्नाटक युद्ध। तो 1756 से लेकर 63 के बीच में कर्नाटक का तृतीय युद्ध चलता है और फ्रांस उसमें हार जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से 22 जनवरी 1760 को एक वांडीवास का युद्ध होता है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में वांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। और वांडीवास के युद्ध के बाद अंततः 1763 में फ्रांस इंडिया छोड़ करके चला जाता है, मतलब फ्रांस से इंडिया की समाप्ति 1763 में हो जाती है कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, वांडीवास के युद्ध से, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अब इसी धन का उपयोग करके मीर जाफ़र के धन का जो आर्थिक शोषण हुआ करता था मीर जाफ़र का क्लाइव के द्वारा, इसी आर्थिक शोषण के बाद क्या हुआ था, इसके पैसे को और जगह पे यूज़ किया। क्या किया मीर जाफ़र जो है, जब आर्थिक शोषण होता रहा मीर जाफ़र का, तो मीर जाफ़र क्या किया, उस समय डच के संपर्क में चला गया और डचों से मदद मांगा। डच से मदद मांगा तो डच इसमें सहयोग भी करने लगे, लेकिन अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो चुके थे और पुनः इस डच के साथ एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है बेदरा का युद्ध। इस बेदरा के युद्ध को लड़ा गया था 1759 में, नवंबर 1759 में ये बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेदरा के युद्ध को ही हुगली का युद्ध कहते हैं या चिंसुरा का युद्ध कहते हैं। और इस बेदरा के युद्ध में ही डचों का पूर्णतः समाप्ति हो गई थी इंडिया से। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बेदरा के युद्ध से डच समाप्त हो गए 1759 में, यहाँ से चले गए इंडिया छोड़ करके। और वांडीवास के युद्ध में, जो कि 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था, जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध में, ये 1764 में अंततः फ्रांस जो है यहाँ से चला गया इंडिया छोड़ करके। तो कर्नाटक के युद्ध से या वांडीवास के युद्ध से जो है फ्रांस चला गया और बेदरा के युद्ध से ही भारत छोड़ करके डच चले गए और पूर्णतः एकाधिकार हो गया किसका? बंगाल पे, मुख्य रूप से अंग्रेज़ों का। उसके बाद मीर जाफ़र जो है, मीर जाफ़र का बड़ा पुत्र जो है मीरन, उसकी कुछ समय बाद इसी वांडीवास के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। वांडीवास के युद्ध में तो मीर जाफ़र के बड़े पुत्र मीरन की जो मृत्यु होती है, तो मीर जाफ़र कमज़ोर हो जाता है और अंततः मीर जाफ़र जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर नवाब बनता है मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद है। मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने गद्दी पर बैठाया था और ये मीर कासिम जो अंग्रेज़ का
बकायदा बंगाल का नवाब बनता है, जिसका कार्यकाल 1760 से 63 तक होता है। इसकी कहानी जुड़ती है बक्सर के युद्ध से, जिसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, जो कि यहाँ पे पलासी का युद्ध हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर हम लोग बक्सर के युद्ध से। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट काफ़ी महत्वपूर्ण और आपके लिए काफ़ी कंटेंट लेकर के यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।